Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, कल मैंने एक पोस्ट डाल दी थी कि सुबह 8 बजे आपके ऐसा वीडियो आ रहा है जिसमें मेरा संपूर्ण जो अनुभव है रीट भर्ती से संबंधित वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मित्रों, अंतिम 3 महीनों की रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा साथियों। देखिए, टाइम टेबल भी आपके लिए मैं बताने वाला हूं और आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा। देखिए, 2016 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे 127 क्वेश्चन सही हुए थे। फिर उसके बाद मैंने 2018 का भी एग्ज़ाम दिया था रीट भर्ती का, उसमें मेरे 114 क्वेश्चन सही हुए थे, वो भी बिना पढ़े। तो आप किस प्रकार आराम से रीट भर्ती में सेलेक्ट हो सकते हो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं साथियों। एक एक शब्द को गहराई से आपको समझना है, एक एक शब्द को आपको अच्छी तरह से जानना है। आपका संपूर्ण ध्यान इस वीडियो पर होना चाहिए जब तक कि ये वीडियो पूरा नहीं हो जाता। मित्रों, देखिए, इस वीडियो को बनाने में मुझे जहां तक लगता है कि यार रीट में आसानी से इस प्रकार नंबर आ सकता है, चाहे आप लेवल 1 से हो या आप लेवल 2 से हो, दोनों के बारे में मैं अच्छी तरह से आपको बता सकता हूं सिर्फ और सिर्फ अनुभव के आधार पे। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए ये वीडियो लाया हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर भी मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए। आप कुछ भी मैं नहीं कहता हूं कि आप इस वीडियो को ये करिए, लेकिन साथियों फिर भी मैं अपना अनुभव इस वीडियो में संपूर्ण अनुभव आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आप सभी भी तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता है एक एक मिनट का कितनी ज़्यादा वैल्यू होती है साथियों। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मित्रों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद में आपके 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकलती है जिसमें कोई पेपर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रीट के अंकों के आधार पर ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए, और जो लेवल 2 वाले हैं साथियों उनके क्या होता है कि रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम देना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपके जो बीए होती है या बीएससी होती है उसके 10% इस बार जुड़ेंगे, पहले 30% जुड़ते थे, फिर उसके आधार पर मेरिट बनाई जाती थी। और एक और कुछ प्रश्नों का जवाब दूंगा आपके कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लेवल 1 में बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है। तो साथियों देखिए, एनसीटी की जो ये गाइडलाइन है इसमें बिल्कुल बता रखा है उन्होंने कि लेवल 1 में बीएड वाले बैठ सकते हैं। किंतु मित्रों, अंतिम निर्णय राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, जो गवर्नमेंट करेगी वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो आप इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, किस प्रकार मैंने 2016 में 127 क्वेश्चन सही किए थे, फिर 2018 का भी पेपर दिया था। देखिए, मेरा सिलेक्शन 2016 वाली भर्ती में ही हो गया था और मैं वर्तमान में 2016 वाली भर्ती से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। लेकिन फिर भी मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी मेरे 114 क्वेश्चन सही हुए, हालांकि वो मार्कशीट में लेकर नहीं आया। और मित्रों, उसमें मैं बिना पढ़े इतने क्वेश्चन करके आया था। तो यही चीज़ है कि आप भी किस प्रकार इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। सभी को पता है लेवल 1 लेवल 2 में आपका जो सिलेबस है वो तो सभी को पता होगा आपको कि आपका सिलेबस कितना है, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मित्रों देखिए, ये जो क्वेश्चन है कम से कम आपका भी टारगेट होना चाहिए कि मुझे 120 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। जब मैंने 2016 का एग्ज़ाम दिया था साथियों, तब मेरा एक टारगेट था कि मुझे किसी भी सिचुएशन में 120 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, और 120 से अगर कम क्वेश्चन सही हुए तो फिर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन साथियों देखिए, 120 से ज़्यादा क्वेश्चन सही भी हुए, सिलेक्शन भी हुआ। फिर उसके बाद 2018 में बिना पढ़े 114 क्वेश्चन भी राइट हुए, जबकि मेरे जो पर्यावरण है, जो संस्कृत है, वो 2 साल हो गए थे पढ़े, फिर भी इतने क्वेश्चन सही हो गए थे साथियों। तो ये किस प्रकार ये क्वेश्चन सही हुए हैं, अब उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको मित्रों कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कि आप कई बार पूछते हो कि सर कैसे पढ़े, कुछ शेड्यूल बता दीजिए,
क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़े। ये सारे सवाल कई बार मुझसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन साथियों मैं विस्तृत रूप से कभी भी इनका जवाब आपको मैंने नहीं दिया है। तो आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपको हर एक बात मैं बताने वाला हूँ मित्रों। मैं तो सबसे पहले एक आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, आप उस चीज़ को समझिए, सोचिए, उस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा और फिर उसके आधार पे ही अपनी तैयारी जारी रखें मित्रों। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात जरूर करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि जो एक किसान होता है साथियों, एक उदाहरण है, आप एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक जो किसान होता है वो लगभग 3 से 4 महीने पूरी मेहनत करता है। वो अपने जो खेत है उनको जोतता है, उसमें बीज डालता है, फिर उसकी निंदाई वगैरह है, निंदाई गुड़ाई है वो करता है, फिर फसल उसमें पानी निकालता है, फसल बड़ी होती है, फिर अच्छी फसल होती है तो उस फसल को काटता है, फसल से बीज निकालता है, फिर उसको बाजार में जाकर बेचता है। जब भी उसकी सिर्फ और सिर्फ जो वो मजदूरी करता है खेतों में वो ही निकलती है साथियों। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब समझ कर देखिएगा कि एक किसान 4 महीनों तक कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, रात दिन, चाहे वो कितनी ही ठंड हो, उस ठंड में भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। अब आप भी आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है, आपको पता है कि मुझे नौकरी लगना है, मैं नौकरी लगने के लिए पढ़ रहा हूँ। अब अगर आप ये 4 महीने उस किसान की तरह निकाल कर देखिए, जबकि वो प्रत्येक साल 4 महीने, एक फसल की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, जबकि वो 2 फसलें करता है, हर साल वो 8 महीने पूरी मेहनत करता है हर साल। ऐसा नहीं है कि एक साल मेहनत कर ली फिर उसके बाद जीवन भर उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 महीने मेहनत करनी है, उसके बाद जीवन में ऐसी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो जब वो मेहनत कर सकता है, एक जो कहीं पर काम करने वाला व्यक्ति है, दुकान पर एक काम करने वाला व्यक्ति है, वो सुबह उठकर जाता है दुकान पर कार्य करने के लिए, शाम को आता है, उसका रोज का ये रूटीन होता है कि भाई मुझे वहाँ जाना है, ये काम करना है। तो फिर आप स्टूडेंट हो, आपका क्या काम है, और सिर्फ पढ़ाई करना। क्या काम है साथियों आपका, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का, वो भी कितने दिन, अधिकतम 4 महीने की बात रह चुकी है। आप अपना जो आधार है वो तैयार कर चुके हो, आधार तैयार हो चुका है, मतलब खेतों में आप बीज डाल चुके हो, खेतों को तैयार कर चुके हो साथियों। मेन चीज़ है अब उसमें आप कितना पानी डालते हो, उसमें आप कितने बीज जो खाद वगैरह है उसको कितना डालते हो, आप किस तरह से अपने खेतों की रखवाली करते हो। समझ रहे हो बात को, मतलब मैंने कहा था एक एक शब्द को आपको पकड़ना है। तो आप अगर इन 4 महीनों तक अपनी पढ़ाई, मतलब अपनी जो नौकरी है उसको अगर आप वास्तव में प्राप्त करना चाहते हो, तो ये 4 महीने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ माइंड में आपकी होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं कैसे पढ़े साथियों। देखिए, सभी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, टोटल इस वैकेंसी में कितने पद हैं मित्रों, 31,000 पद है। उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 के पद अलग अलग हो जाएंगे। अभी आप यूं मत सोचिए कि कौन किस लेवल से परीक्षा देगा, वो चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। जो सिलेक्शन लेने वाला होता है वो कहीं से भी सिलेक्शन लेकर आ जाता है। अब इन 31,000 पदों में पेपर देने वाले कितने होंगे, कम से कम मैं मानता हूं कम से कम 10 लाख लोग इन 31,000 पदों पर पेपर देंगे। और सभी की सोच क्या रहेगी, 10 लाख में से कम आप यूं मान के चलिए कि 5 लाख तो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी जिन्होंने कर रखी है और जो अच्छी तरह से मेहनत अभी भी कर रहे हैं, और वो एग्ज़ाम तक भी उसी प्रकार की मेहनत जरूर करेंगे। तो 5 लाख में से आपको इन 31,000 में सिलेक्शन देना है। क्या सभी का सिलेक्शन होगा? नहीं, आप इस बात को सोचिए, क्या सभी का सिलेक्शन होगा साथियों? क्या सभी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? क्या सभी ने कोचिंगें नहीं कर रखी है? कर रखी है, सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन होगा? आपका जवाब है नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों का सिलेक्शन होगा? 31,000 का। बाकी वापस तैयारी करेंगे, वापस वही क्रिया करेंगे जो शुरू से उन्होंने की थी, वापस कोचिंग जाएंगे, वापस वही जहाँ से शुरू किया था वहीं से उनको शुरू करना पड़ेगा साथियों। तो इन 31,000 में सिलेक्शन के लिए सभी के समान आपको नहीं पढ़ना है। जो लोग सभी तैयारी कर रहे हैं उनके जैसे अगर आप खुद उनके जैसे आप भी तैयारी करते हो
तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वही आप 5 से 6 घंटा रोजाना पढ़ लेते हो, वही एक सामान्य दिमाग वाले की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कम टाइम पढ़ के भी, कम मेहनत करके भी सिलेक्शन लेके आ जाते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। मुश्किल से वो 1% लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो जन्मजात है वो माइंड ऐसा है कि वो आराम से सीट निकाल सकते हैं। तो साथियों, आपको बिल्कुल एक रूटीन बनाकर पढ़ना होगा, वो भी लगातार 4 महीने तक। 4 महीने के लिए कोई शादी नहीं, किसी की भी शादी हो आप मना कर दीजिए कि भाई ये मेरी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है इन 4 महीनों में पढ़ाई के अलावा। सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है आपके लिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तैयारी तो करनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि कम मेहनत करके भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, नहीं होगे साथियों। तो आपको एक निश्चित रूटीन बना करके 4 महीने तक लगातार पढ़ना होगा। लगातार मतलब लगातार, बिना गैप दिए। हाँ, किसी दिन आप थोड़ा गैप दे सकते हो, थोड़ा, पूरा दिन नहीं। साथियों, कितने पढ़ने की बात करें तो आप देखिए, आपके पास बुक्स वगैरह तो सब होगी, आपके पास मटेरियल भी काफ़ी होगा, लेकिन उनको कितना पढ़ना है, अब आपको ये थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है। ऐसा नहीं है कि वही बेड़चाल चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कितने पढ़ने की यदि मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सारा सिलेबस बिल्कुल बराबर पढ़ते रहो, क्योंकि सारा सिलेबस बराबर नहीं आता है। जैसे लेवल फर्स्ट में टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा आती है, लेवल सेकंड में भी टीचिंग मेथड सबसे ज़्यादा आती है, तो इन पर मजबूत पकड़ आपकी होनी चाहिए। लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं, तो आप टारगेट रखो कि मेरे 55 क्वेश्चन से एक भी कम सही न हो, कम से कम मेरे 55 क्वेश्चन हैं वो जरूर सही हो साथियों। तो इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। जो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, जो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दो। जैसे अभी आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, तो हिंदी में आपके पर्यायवाची, विलोम शब्द और जो वो लोकोक्ति और मुहावरे हैं, इनके बाई चांस एक क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक सीमित संख्या में पढ़ो। इनको ऐसा नहीं है कि विलोम शब्द और पर्यायवाची को पढ़ने में आप 2-2 दिन बिगाड़ रहे हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें ज़्यादा पढ़ो जो एग्जाम में जिनका प्रतिशत ज़्यादा होता है साथियों, और जिनको लोग कम पढ़ते हैं तो उनको आपको ज़्यादा पढ़ना है, तभी तो आप कुछ विशिष्ट बनोगे। फिर बात करूँ मैं साइकोलॉजी की, तो लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ने में 5 घंटे देते हैं और अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में 4-5 घंटे देते हैं, या आधे टाइम तो वो साइकोलॉजी को पढ़ते रहते हैं। तो साथियों, ऐसा भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वो भी एक पार्ट है, हाँ वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो और सब्जेक्ट को यदि आप 2-2 घंटे दे रहे हो तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे दे सकते हो। इससे ज़्यादा आपको एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है मित्रों। फिर बात कर जैसे साइंस मैथ्स वाले जो लेवल सेकंड वाले हैं, या फिर एसएसटी वाले जो लेवल सेकंड वाले हैं, तो उनको क्या करना है, मैं एक बात आपको बता दूं। एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन होते हैं और साइंस मैथ्स के जो 60 क्वेश्चन होते हैं जिनमें टीचिंग मेथड भी सम्मिलित होती है, तो 15-15 क्वेश्चन तो वो हटा दीजिए आप। आपके पास कितने क्वेश्चन बचे? 45 क्वेश्चन बचे साथियों। इन 45 प्रश्नों को में से सभी जो लोग हैं वो 30 क्वेश्चन तो सभी कर देते हैं, सभी मतलब सभी कर देते हैं। तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सबको आती है, लेकिन जो चीज़ें सभी को नहीं आती है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है और वो हर बार पूछे जाते हैं साथियों। आप पिछले पेपरों का विश्लेषण करके देखिए, इन 4-5 प्रश्न ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको कठिन लगेंगे और जो हर बार उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन 4-5 क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, मतलब वो क्या आपका प्लस पॉइंट होता है। जैसे 15 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हैं, 30 क्वेश्चन कॉमन है जो सब कर देते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है, और 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जो कोई कर ही नहीं पाता है, सब तुक्के लगाते हैं उसमें। तो इन 4-5 जो प्रश्न हैं जो विशेष हैं, जो थोड़े कठिन हैं, जो सब नहीं कर पाते हैं, इन प्रश्नों को तैयार करना है, चाहे वो एसएसटी से हो चाहे वो साइंस मैथ्स वाले हो साथियों। जो लेवल फर्स्ट में हैं उनको क्या करना है, देखिए उनके लेवल फर्स्ट वालों के मैथ्स में और ईवीएस में और साइकोलॉजी में, इन तीनों सब्जेक्टों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपके भी वो टीचिंग मेथड लगभग 50-60 क्वेश्चन आपके भी आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि मुझे ये जो मैटर है टीचिंग मेथड का, इसको अच्छी तरह से तैयार करना है।
और साथ में जो साइकोलॉजी है उसको आप 11th-12th की जो बुक्स है वहाँ से भी तैयार कर सकते हो साथियों। ईवीएस है, उसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ, आपके लक्ष्य की बुक ही काफ़ी है ईवीएस के लिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैथ्स जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, मतलब एक एक चीज़ को पकड़ना सीखो कि मैथ्स में भी है बहुत सारी, हर बार एक परिभाषा पूछी जाती है तो मुश्किल से 20 परिभाषाएं ऐसी होंगी जिनमें से हर बार क्वेश्चन आ जाता है परिभाषा का, तो वो गलत नहीं होना चाहिए आपके। इस तरह से वो चीज़ें मतलब पकड़ो जो गलत करते हैं लोग, लेकिन आप उनको सही कर सको, तो वही आपका सिलेक्शन दिलाती है साथियों। देखिए क्या पढ़ना है, यदि मैं इस पर बात करूं कि आपको क्या पढ़ना है, तो भाई मटेरियल तो आप सभी लोगों के पास है, कोचिंग आप सब कर चुके हो। अब बात की जाए कि जो मटेरियल आपके पास है वही आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बुक लाए, जैसे आप साइकोलॉजी किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप उसी बुक को कवर कीजिएगा। कोई बताता है कि वो बुक ले लो, वो भी ले लो, भाई बुक्स सभी बेस्ट ही होती है। हाँ, गलतियां सभी बुक्स में जरूर होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो गलतियां हैं उसको पकड़ना सीखो और उसमें सुधार करके उसी जिस बुक को आपने आधार बना रखा है, जिस बुक को आप हमेशा पढ़ते आ रहे हो, उसी बुक को कंप्लीट कीजिए। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अलग अलग बुक ला सकते हो, लेकिन जो थ्योरी आप जैसे कोचिंग पे आपको पढ़ाई है या फिर जो बुक्स आप लगातार कई दिनों से पढ़ते आ रहे हो, तो उसी बुक को कंप्लीट कीजिए। नई नई बुक पढ़ने से आपका जो माइंड सेट है उस एक टॉपिक के प्रति वो क्या बदल जाता है साथियों। कोई जो एक्सपर्ट है आपके आसपास, वो भी, उससे भी आप जरूर पूछिएगा। मित्रों, ये तो हुई क्या पढ़ने वाली बात कि आपके पास जो सिलेबस है वो ही पढ़ना है आपको। नई नई चीज़ें ज़्यादा लाने से कुछ भी मतलब नहीं निकलता है। एक और बात मैं आपको निजी सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, अब या तो आप अकेले रहकर तैयारी कर रहे हो या फिर आपका कोई ग्रुप है जिसमें आप कोई 2 व्यक्ति है और दोनों रूम पार्टनर है, तो ये बात मतलब एक सीक्रेट बात है साथियों। हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही तैयारी कीजिएगा जो आपको कभी भी नेगेटिव ख्याल नहीं आने दे। हालांकि नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आते हैं, अपना माइंड क्या नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है साथियों। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब कोई भी 2 व्यक्ति रूम पार्टनर है तैयारी करने वाले, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही कम पढ़ता है, माइंड भी थोड़ा कम है हमेशा से ही, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी आपको रूम में नहीं रहना है, कभी भी उसके साथ तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आप दोस्ती के खातिर या किसी और चीज़ के खातिर 4 महीने उसके साथ रह लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप सोचोगे कि अरे यार मैं गलत लोगों के साथ फंस गया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको तैयारी करनी है जो आपकी तैयारी को उच्च की ओर ले जाए, कहाँ पर, ऊपर की ओर, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो सके। आप यकीन मानिए, अगर आपका रूम पार्टनर आपसे ज़्यादा जानने वाला है, अगर आपका रूम पार्टनर अच्छी तरह से तैयारी करने वाला है, बिल्कुल भी मक्कारी और लापरवाही नहीं करता है तैयारी में, तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं। कम से कम बता रहा हूँ मैं, रूम पार्टनर का इतना फर्क पड़ जाता है मित्रों। तो ऐसे लोगों के साथ ही रहिएगा जो आपसे ज़्यादा जानते हैं या आपके बराबर जानते हैं, किंतु वो पढ़ाई बहुत अधिक करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ही आपको तैयारी करनी है। ऐसे लोगों के साथ कभी ना रहें जो कहते हैं कि अरे हो जाएगा और पढ़ाई करते नहीं है, मेहनत करते नहीं है और बहुत कम नॉलेज रखते हैं। वो क्या आपका भविष्य ही खराब करेंगे। चाहे आपको बुरा लगा हो साथियों, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है साथियों। मित्रों देखिए, मेरे अंतिम 3 महीनों की तैयारी के बारे में भी थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि मैं किस प्रकार अंतिम 3 महीनों में तैयारी करता रहा। 2016 में किस प्रकार मैंने अंतिम 3 महीनों में तैयारी की थी, और उसके बाद में 2018 में तो सिर्फ और सिर्फ मैंने कोचिंग्स वगैरह कुछ पढ़ाया था, तो उसी के आधार पर मैंने पेपर दिया था, उसमें भी 114 क्वेश्चन सही हो गए थे। देखिए, अंतिम 3 महीने ये एक ऐसा समय होता है साथियों कि आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ यहीं से होता है। पहले आपने जो पढ़ाई कर रखी है वो आपका आधार है, वो आपका सिलेक्शन नहीं दिलाता है। सिलेक्शन आपका लास्ट 3 मंथ ही दिलाते हैं, ये बात हमेशा याद रखना है आपको। इस टाइम में आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपका करियर खराब कर सकती है, थोड़ी सी भी लापरवाही। इसलिए ये जो 3 महीने हैं, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ होना चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जितने दिनों से आप मतलब 1 साल से भी अगर आप तैयारी कर रहे हो,
तो एक साल में जितना आपने पढ़ा है उससे भी 3 गुना इन 3 महीनों में आपको पढ़ लेना है, जब जाके काम बनता है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सर मैं कई बार एग्ज़ाम दे चुका हूं, तो भाई साहब आप वैसी तैयारी कर ही नहीं रहे हो। जिस सिलेक्शन के लिए जो तैयारी चाहिए होती है वो तैयारी आप कर ही नहीं रहे हो, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनकी किस्मत बिल्कुल ख़राब है कि 1-1%, आधी परसेंट से वो रह जाते हैं। उनके वो पूरी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ लक भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा लक नहीं होता है। लक हमेशा सहारा देता है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है ना, लक उतना ही काम करता है साथियों। लक ज़्यादा काम कभी भी नहीं करता, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और लक उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। कई सारे लोग कहते हैं कि यार ये तो तुक्के से पास हो गया, इसका तुक्का लग गया। तो तुक्का ऐसे लग जाता है क्या? नहीं, तुक्के लगते उसके हैं जो मेहनत करता है, जिसको अदर ऑप्शन की पहचान होती है कि यार ये विकल्प गलत है, ये विकल्प गलत है, शायद ये सही हो सकता है, और वो उसको राइट करता है और उसके वो प्रश्न सही हो जाता है। तो लक भी उसी का साथ देता है साथियों जो मेहनत करता है। आपको अंतिम 3 महीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूँगा साथियों कि 3 महीनों में आपको मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल आपको मोबाइल का नहीं करना है साथियों। और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा तैयारी आप ज़रूर कीजिएगा। अगर टाइम टेबल की बात करूँ तो जो हाउसवाइफ है उनके लिए हो सकता है टाइम टेबल, लेकिन जो हाउसवाइफ नहीं है, मतलब जो हाउस हस्बैंड है या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए तो कोई टाइम टेबल होता ही नहीं है। ऐसा कोई टाइम टेबल है ही नहीं जो आपका सिलेक्शन दिला दे। ये तो मैं आपको क्लियर कहता हूँ। कोई कहता है कि सोते सोते कभी भी मत पढ़ो। भाई साहब मैं सोते सोते पढ़ के 127 क्वेश्चन सही करके आया था। मेरी आदत है सोते सोते पढ़ने की। लोग गलत कहते हैं, लोग कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैठ कर ही पढ़ाई होती है, सोते सोते पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, आप उसी प्रकार से पढ़ो। आप सोते हुए भी पढ़ सकते हो, आप इधर उधर चलते चलते भी पढ़ सकते हो, आप गाने सुनते हुए भी पढ़ सकते हो। अपना माइंड सेट जिस प्रकार का है उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और जो मतलब जो हाउसवाइफ नहीं है, जो लोग हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनके लिए तो कोई टाइम टेबल नहीं है। उनको 24 घंटे में जितना पढ़ सकते हैं वो 3 महीनों में उतना ज़्यादा पढ़ना है। उनके लिए कोई टाइम टेबल नहीं बन सकता है, उनके लिए टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। जिस सब्जेक्ट में रुचि लग रही है उस सब्जेक्ट को पढ़ो, जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो। हाउसवाइफ के लिए टाइम टेबल हो सकता है साथियों, लेकिन हाउसवाइफ को क्या, जैसे काम ज़्यादा होता है, इनको काम ज़्यादा करना पड़ता है, इनके लिए वो टाइम नहीं होता है जो दूसरे लोग हैं वैसा टाइम टेबल इनके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको परिवार का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक निजी सलाह दूंगा कि आपको भी 3 महीनों के लिए परिवार का ख्याल छोड़ देना है। आप सोचिए इस चीज़ को, या तो आप 3 महीने परिवार का ख्याल रख लीजिए, और हमेशा आपको परिवार का ख्याल ही रखना है, लेकिन 3 महीनों के लिए आप सोच लीजिए कि मुझे ये 3 महीने अपने लिए निकालने हैं, परिवार के लिए तो मैं पूरे जीवन देने वाली हूँ। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। जो हाउसवाइफ है 3 महीने किसी भी प्रकार से, चाहे आपके माता पिता हो, आपके पति हो, ससुराल वाले हो, उनको बताइएगा अपनी सिचुएशन और उनसे बोलिएगा कि 3 महीने मुझे छूट दे दीजिए, उसके बाद में आप जो कहोगे मैं वैसा करूँगी। लेकिन साथियों 3 महीने तो आपको निकालने ही पड़ेंगे खुद के लिए, चाहे कोई से भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम सभी के साथ होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, IPL देखते होंगे आप सभी। एक खिलाड़ी है जिसका नाम है मनदीप सिंह, किंग्स 11 पंजाब में वो खेलता है साथियों। उसका नाम कोई नहीं जानता है, कोई इतना ज़्यादा स्टार खिलाड़ी नहीं है। वो अभी एक मैच खेल रहा था जिसमें उसने 65 रन बनाए थे लगभग। अब उसकी परेशानी देखो आप, उसके 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी, जहां पर वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने भी नहीं गया। तो उसकी परेशानी देखिए। वो भी कह सकता था कि यार मेरे पिताजी की मृत्यु होगी, बार बार तो मेरे पिताजी की मृत्यु होगी नहीं, इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूं, मैं तो नहीं खेलूंगा। लेकिन वो खेला और लाइफ में पहली बार 65 रन बनाए IPL के अंतर्गत। तो साथियों परेशानियां सबके साथ होती है, लेकिन जो उनका सामना करके सफल होता है भाई उसे ही तो कहा जाता है सक्सेस। क्या होती है फिर? परेशानियां सभी के साथ में होती है। इन परेशानियों को 3 महीनों के लिए किसी भी प्रकार से आपको हटा देना है। और आशा है, मतलब ये चीज़ें हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसको मैंने पहले ही निर्धारित कर रखा था। जो मेरे मन ने कहा
जो मेरे दिल ने कहा, जो मेरे माइंड ने कहा, वो आपके लिए मैंने इस वीडियो में बोला है साथियों। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि पहले मैंने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, बिल्कुल नहीं साथियों। जो मेरे माइंड ने कहा, दिल ने कहा, वो चीज़ आपके लिए मैं ये लेकर आया था। आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, क्या वास्तव में मतलब आप प्रभावित हुए या नहीं हुए, ज़रूर कमेंट करके जाए साथियों। आशा आप दिल से, मन से, पूरी मेहनत के साथ तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आप 31,000 में जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।